मौलिक अधिकार होते हैं उसमें धार्मिक आज़ादी का एक कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों के पास हक है कि वो अपनी मनचाहा जो उनका धर्म है उसके अनुसार चल सकते हैं, उसको मान। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद में मुस्लिम समुदायों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं। जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ऐसी घटना देखने को मिली जो बहुत कुछ बयां कर रही है, तो वहीं हैदराबाद हो या देश के तमाम बड़े राज्यों में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो हुई है और क्या वाकई वहां से बड़ी राहत वक्फ बोर्ड के सदस्यों को मिल पाएगी और क्या जो बिल पेश किया गया है वो बिल रद्द हो सकता है या यहाँ पर देखा जाए उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। आखिरकार क्या वाकई चुनावों से पहले जो बिल पास किया गया है ये सरकार के लिए चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वे जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम अमन सर के पास चलेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर बहुत ज़्यादा हो हंगामा हो रहा है, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से दो कम्युनिटी के बीच में बहुत बड़ी हिंसा हुई और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते तो वहाँ ये मामला जिस तरीके से गया है, तो क्या लग रहा है सर, क्या वहाँ से जो बड़ी राहत है मिल पाएगी बोर्ड को? देखिए, बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार यही बात चल रही थी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया है, इसके ऊपर सुनवाई भी चल रही है, तो क्या ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है खासकर क्या उनको कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है? देखिए राहुल जी, अगर हम पूरे मामले को देखें तो कोर्ट पहले ही ये बात कह चुका है कि भाई कानून बनाना संसद का काम है और हम नहीं चाहते कि हम उनके बनाए गए कानूनों में कोई भी हस्तक्षेप करे। इसी बात को लेकर आपने कल भी सुबह भी देखा कि जब जो जिस तरह से किरण रिजिजू जी ये बात कह रहे थे कि भाई जो कानून हमने बनाया है कोर्ट उसके ऊपर कोई भी फैसला ना करे, क्योंकि ये जिस तरह से हस्तक्षेप होगा उससे कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं संसद के द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया गया, अगर कानून को इस तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया जाएगा तो ये परंपरा ठीक नहीं होगी। तो अभी बहुत सारी दलीलें हैं, कपिल सिब्बल की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, जिस तरह से अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इससे मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है। और जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, कई जगह पर हमने देखा जहाँ पर लगातार हिंसा की जो वारदातें हैं वो सामने आ रहे हैं। अब जबकि कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट में लगातार इसके ऊपर जिरह हो रही है, किस तरफ जाएगा ये मामला ये देखना होगा। क्या वाकई में जो याचिकाएं हैं उनके ऊपर सुनवाई होती हुई नजर आएगी या जितनी 70-72 जो लगभग याचिकाएं डाली गई हैं क्या उनको कोर्ट एक तरीके से खारिज करता हुआ नजर आएगा। ये अब अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरे मामले को किस तरह से लेती हुई नजर आती है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील कपिल सिब्बल हैं उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता का हनन है, ये स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। और जो बोर्ड के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो चेंजेस किए गए हैं या जो इसमें बदलाव किए गए हैं ये ठीक नहीं है। केवल आपने एक ही बोर्ड में बदलाव किए गए, तमाम और धर्मों के भी बोर्ड हैं, आप उसमें भी बदलाव कीजिए, आप उन पर भी जो है अपनी सख्ती दिखाइए, लेकिन केवल एक खास टारगेट को एक खास समुदाय को टारगेट करना या एक वक्फ बोर्ड पर ही काफ़ी समय से सरकार की नज़र थी। देखिए बिल्कुल राहुल जी, अगर हम एनआरसी की बात करें, यूसीसी की बात करें, तमाम और भी चीज़ों की बात करें, 3 तलाक के मामले की बात करें, अब वक्फ की बात करें, सब ऐसे मामले हैं जिससे लगता है कि क्या बीजेपी सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाह रही है। इससे कहीं ना कहीं ये संदेश निकल के भी सामने आता है। और जिस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि चैलेंज किया जा रहा है कि भाई जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें धार्मिक आज़ादी का एक कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों के पास हक है कि वो अपनी मनचाहा जो उनका धर्म है उसके अनुसार चल सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि भाई जो अनुच्छेद है और जो मौलिक अधिकार का एक तरीके से लोगों को जो प्राप्त है हक, उसके ऊपर एक तरीके से करारा हमला है। इसी बात को लगातार अदालत में रखा जा रहा है कि भाई जिस तरह से वक्फ बोर्ड के अंदर आप देखिए 20-22 जो सदस्य हैं उसमें से लगभग आधे के आसपास जो है गैर जो मुस्लिम है वो लोग इसमें आ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों के जो फैसले होते हैं, जो एक तरीके से धार्मिकता का जो मामला होता है उसमें कह सकते हैं कि इन लोगों का आना कहीं ना कहीं उनके धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, चाहे सिख कम्युनिटी की बात करें, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें या हम जो मंदिर के ट्रस्ट हैं उनकी बात करें, सब में कहीं ना कहीं एक ही समुदाय के लोग होते हैं। तो ऐसे में वक्फ को लेकर आखिर सरकार इस तरह का फैसला कैसे कर
सकती है कि वहाँ पर दूसरे लोगों को इसमें एक तरीके से मौका दिया जाए कि भाई आप भी इस कमेटी का जो कमेटी है इसका हिस्सा बनिए, एक तरीके से आप भी फैसलों में भागीदार बनिए। तो इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय खासा नाराज नजर आ रहा है। सर एक छोटा सा सवाल और मेरा रहेगा कि जो वक्फ बिल का समर्थन किया गया है वो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी किया है, जिसमें नीतीश कुमार भी आ जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, चिराग पासवान है, तभी आरएलडी प्रमुख जो है जयंत चौधरी भी हैं। लेकिन इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल अगर देख लेते हैं तो बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, फिर 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ऐसे में ये जो एनडीए के सहयोगी दलों ने समर्थन तो किया, लेकिन क्या जो मुसलमान वोट बैंक है इसका सीधा असर पड़ता नजर आएगा? और ऐसे में नीतीश नायडू एक बहुत बड़े अगर माना जाए तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है केंद्र में, क्योंकि इन्हीं के दम पर सरकार बनी है। तो ऐसे में नीतीश नायडू को भी झटका लग रहा है और खबरें भी कभी कभी ये आ जाती हैं कि नीतीश नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल राहुल जी, और अगर हम देखें तो लगभग 294 एनडीए के पास में सांसद मौजूद हैं, अगर सब तमाम जो सहयोगी दल हैं बीजेपी को उनको मिला दिया जाए। लेकिन अगर आप वोट देखेंगे 288 के आसपास वोट पड़े, यानी कि जो 5 से 6 सांसद थे वो गैर हाजिर रहे या उन्होंने एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डाला। यहाँ तक कहा जा रहा है कि टीडीपी के सांसद उसमें शामिल हैं, इसके अलावा बीजेडी के सांसद शामिल हैं और बीजेपी के भी 2 सांसद इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब एनडीए के अंदर ही इस बात को लेकर अभी कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बेहतर तालमेल नहीं है, तो आने वाले चुनावों में राहुल बिल्कुल इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। चूँकि अभी बिहार में इसी साल में चुनाव है, तो यहाँ चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे चिराग पासवान की बात करें और चाहे आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें, सब जो नेता हैं ये कुल मिलाकर इस तरह के नेता हैं जिनको सेकुलर राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। आप देखिए जयंत चौधरी की बात करें, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब ईद की नमाज को लेकर बात उठी उस समय जयंत चौधरी की पार्टी और खुद जयंत चौधरी इस फैसले के खिलाफ नजर आए कि भाई ईद पर अगर आधा घंटे की नमाज हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। आप देखिए खुद अपनी ही जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी की उसकी विचारधारा से अलग नजर आए। अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो भी यही कहते हुए नजर आए कि भाई अगर कोई धार्मिक कोई किसी जगह पर्व है और अगर आधा 1 घंटे के लिए अगर रोड पे नमाज हो भी जाती है तो कौन से इसमें ऐतराज़ की बात है। तो ये बीजेपी को अब सोचने का ज़रूर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता का विषय बनना चाहिए कि बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अगर आज मजबूत है तो अपने सहयोगी दलों की वजह से मजबूत है। आप ज़रा देखिए अगर जेडीयू बीजेपी से अलग थलग हो जाए तो बिहार के अंदर बीजेपी की स्थिति ख़राब हो सकती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ तो दिया कि भाई चलिए वक्फ के मामले पर वो साथ तो खड़े हुए, लेकिन कहीं इसका नुकसान उनको आने वाले चुनाव में होता हुआ नजर ना आ जाए। क्योंकि अगर बिहार की बात भी करें तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ के आसपास की जो आबादी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर नजर आती है। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी आबादी दिखाई पड़ती है, 17 से 18% की आबादी मुस्लिम उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल इसका असर पड़ेगा और जाहिर बात है कि जैसे मैं पहले भी कहा था कि चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, चिराग पासवान हो या फिर जो है नीतीश कुमार हो, ये सब जो चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं सेकुलर चेहरे हैं और इसी बात को लेकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने वक्फ पे बीजेपी का साथ दिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में जो मुस्लिम वोट बैंक है इनके हाथ से खिसकता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बारीकी से बताया कि किस तरीके से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन तो कर दिया है, लेकिन जो इसका नुकसान है वे इनको चुनावों में ज़रूर हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में अगर बात करें तो जो नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उस इफ्तार पार्टी में मुसलमानों ने दूरी बनाई। इसके अलावा देखा जाता है कि चिराग पासवान से दूरी बनाती है। इतना ही नहीं, इस्तीफे की झड़ी लग जाती है। जेडीयू से कई बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं वे पार्टी छोड़ देते हैं, चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उन्हें झटका लगता है, उनकी पार्टी के महासचिव चले जाते हैं। इस मुद्दे पर और आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब्बास भाई हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई काफ़ी समय से वक्फ बिल को लेकर जो हम देख रहे हैं कि चर्चा हो भी रही है, विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी राहत मिल सकती है, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा एक सवाल ये रहेगा कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने जो समर्थन दिया है, क्या समर्थन करके बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? क्या चुनावों में उन्हें नुकसान हो सकता है?
देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के मैं अभी पढ़ रहा था जो आज पूरी सुनवाई हुई, उस सुनवाई में कोई भी जो मुस्लिम पक्ष को राहत तो मिलती हुई दिखाई नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, तमाम वकील जो विपक्ष की तरफ से पेश हुए, जो 70 याचिकाओं पर पूरी सुनवाई चली, उसमें मांग विशेष तौर पर यह की जा रही है रद्द होगा या नहीं होगा, ये तो बात का विषय है, क्योंकि एक लंबा ट्रायल चलेगा, क्योंकि कोई संसद द्वारा कोई कानून पारित होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी करने से थोड़ा हिचकता तो जरूर है। एक लंबा ट्रायल उसमें चलेगा, लेकिन विपक्षी जो दल हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो तमाम लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इस केस में जो है रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि जब से ये कानून बना है तो ये लागू भी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की संपत्तियों के सर्वे करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो आदेश हो जाता है और वो जमीन सरकार के कब्जे में चली जाती है तो ये बड़ा जो नुकसान है वो वक्फ बोर्ड को होगा। और इस तरह से जो देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के लेकर तमाम जगहों पर हिंसा भी भड़की और तमाम जगह ये बात भी दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई, आखिर क्यों विश्वास में सरकार ने लोगों को नहीं लिया, तमाम तरीके से देखा गया, लेकिन अभी तक कोई राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। वहीं पर अगली तारीख में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सीजीआई इस पर रोक लगाएंगे या फिर नहीं। छोटा सा सवाल अब्बास भाई, नीतीश नायडू ने समर्थन कर दिया है, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने समर्थन किया, इसका क्या नुकसान या क्या फायदा जो आगामी समय के चुनावों में है इनको देखने को मिलेगा? देखिए, नीतीश और नायडू तो इस बिल पर चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ मुसलमानों का समर्थन जो है, इनको वोट बैंक जो मिलता आया है वो नहीं मिल रहा है, और एक तरफ जो अभी नायब सिंह सैनी का एक बयान आया नीतीश कुमार के लिए कि बिहार के अंदर इस बार सीएम जो है वो बीजेपी का होगा, और जो इस वक्त मौजूदा डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो इस बार बिहार के सीएम होंगे। तो इस बयान के बाद में काफ़ी मुश्किलें जो हैं नीतीश कुमार की अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं पर चिराग पासवान भी इससे अछूते नहीं हैं, जीतनराम मांझी भी इससे अछूते नहीं हैं। और अगर बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू जरूर इससे थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं है। जब जब वहां पर चुनाव आएगा तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि तब भी मुसलमान कुछ इस तरह का ही उनका विरोध करते हैं जैसे नीतीश कुमार का कर रहे हैं, या फिर वो कोई ऐसा लोभ लालच देकर मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी गई है, और क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाले समय के अंदर बड़ी राहत वक्फ बोर्ड के सदस्यों को मिल पाएगी, या फिर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया कि आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और क्या जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, क्या वही पूरे देश के अंदर भी और राज्यों में होता नजर आएगा? इस मुद्दे पर आपके क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए।